हाय एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये पूरा एक चैप्टर है CRT क्लास 8th में। ठीक है, CRT क्लास 8th हिस्ट्री में। तो यहाँ पे हम चैप्टर को डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, जो भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। साथ में मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रख करके बताऊँगी। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये होने वाला है, इसीलिए मैं इसको सेपरेट वीडियो के रूप में डाल रही हूँ। और अदरवाइज पूरी अगर हिस्ट्री की आप समरी चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप अदर सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इन सब की समरी मैंने करवा दी है, उनको आप सुन सकते हैं। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवाइज ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे इंडियन नेशनल मूवमेंट में कांग्रेस की स्थापना से पहले कुछ संगठन स्थापित हुए थे। वो कौन कौन से थे? तो 1851-52 में ब्रिटिश के 3 प्रोविंसेस, प्रांतों में 3 सभा संगठनों का गठन हुआ था। वो कौन कौन से थे? बंगाल में हुआ था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन, मद्रास में हुआ था मद्रास नेटिव एसोसिएशन का गठन, और बम्बई में हुआ था बम्बई एसोसिएशन का गठन। कब हुआ था? 1851-52 में हुआ था। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? MG रनाडे ने की थी, महादेव गोविंद रनाडे ने की थी। कब की थी? 1867 में की थी। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की है। कहाँ की थी? कलकत्ता में की थी, 1876 में की थी। अब यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था माना जाता है, कि कांग्रेस से पहले जो जितना जिम्मा उठाया था वो इंडियन एसोसिएशन वाली संस्था ने उठाया था। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उनके साथ आनंद बोस का भी नाम आता है। तो अगर वो आनंद मोहन बोस नाम मिलेगा तो वो दोनों साथ में ही, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 1876 में। ठीक है, 1878 में नेटिव प्रेस एंड पॉलिटिकल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 1878 में ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या किया गया था? जो भारतीय अखबार थे उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, तो वर्नाकुलर जो अखबार थे, यहाँ के देसी भाषा के अखबार थे, उन पर प्रतिबंध लगा गया था। फिर यहाँ पे कॉन्फ्रेंस होती है, नेटिव प्रेस एंड पॉलिटिकल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस, कलकत्ता में 1878 में। इस टाइम पे 1878 के टाइम पे वाइसराय कौन थे? तो लिटन थे, लॉर्ड लिटन। ठीक है, ये पॉइंट आपका होता है। अभी यहाँ पे 1883 में अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन होता है, अखिल भारतीय सम्मेलन होता है, में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा कुछ पढ़े लिखे भारतीयों को बुलाया गया था। कब हुआ था? 1883 में हुआ था। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर एक क्वेश्चन जनरली PCS लेवल के एग्जाम में बनता है कि 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उनमें से कौन से सदस्य उस टाइम पे नहीं थे? जो पहली वो हुई थी, सेशन हुआ था, उसमें कौन से सदस्य नहीं थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी उस टाइम पे अखिल भारतीय सम्मेलन में पार्टिसिपेट कर रहे थे कलकत्ता में, जबकि कांग्रेस की जो पहली बैठक हुई थी, पहला सेशन हुआ था, वो बम्बई में हुआ था। तो 1883 में अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ है कलकत्ता में, और ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा। फिर 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना होती है 1884 में। 1885 में इलाहाबाद पीपल एसोसिएशन, बम्बई प्रेसिडेंट एसोसिएशन की स्थापना होती है। इसमें भी मध्यम वर्ग के लोग ही रहते हैं। और फिर फाइनली हो जाती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। कब? 25 दिसंबर 1885 में हो जाती है। अब इस टाइम पे इसकी स्थापना कहाँ होती है भाई, तो हम डिटेल में जानेंगे। स्थापना किसने की? तो A.O. ह्यूम ने की थी। A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? मैंने बताया कि ये 1878 में आया था। इस समय वाइसराय कौन थे? लॉर्ड लिटन थे। और इसमें क्या किया गया था? जो भारतीय वो अखबार होते हैं, प्रेस होते हैं, उन पे प्रतिबंध लगाया गया था। समाचार पत्रों पे प्रतिबंध लगाया गया था। अब यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर पत्रिकाओं के समाचार पत्र या पत्रिकाओं के नाम दे रखे हैं। इनको मैं बारी बारी से एक्सप्लेन कर देती हूँ। इंडियन मिरर जो पत्रिका है, अखबार है, कौन प्रकाशित करता था, कौन निकालता था? केशव चंद्र सेन निकालते थे। बंगाली जो है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा निकाली जाती थी। केसरी और मराठा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। केसरी और मराठा होना चाहिए था यहाँ पे। तो केसरी और मराठा दोनों तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा निकाली जाती थी। केसरी जो थी वो मराठी में निकाली जाती थी, मराठी में, और जबकि मराठा जो थी वो इंग्लिश में थी। ठीक है, तो ये कुछ पत्रिकाएं हैं। अब हिंदू पैट्रियट जो पत्रिका है, ये गिरीश चंद्र घोष और मधुसूदन जी के द्वारा निकाली जाती थी। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष के द्वारा प्रकाशित की जाती थी। तो ये कुछ पत्रिकाएं हैं या फिर वो समाचार पत्र है जिनको मैंने एक्सप्लेन किया, और इनके संपादक कौन रहे, उनके नाम आपको याद रखने हैं।
अब फिर होता क्या है, उसके बाद आईसीएस मतलब यहाँ पे भारतीयों को बढ़ने देना नहीं था। भारतीय जैसे भी कुछ पढ़ने लिखने लगे तो आईसीएस की परीक्षा में जो इनकी उम्र है भर्ती होने की वो 21 से घटा करके 19 वर्ष कर दी, ताकि भारतीय शिक्षित युवक इसमें शामिल ही ना हो पाए। देन लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक भी बोला जाता था, क्योंकि इन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए थे। ठीक है, लॉर्ड रिपन के टाइम पे जैसे पहली जनगणना जो हुई थी, जो फर्स्ट हुई थी वो लॉर्ड रिपन के टाइम पे स्टार्ट हुई थी 1881 में। अब यहाँ पे अगर हम बात करें एल्बर्ट बिल, इनके टाइम में एक एल्बर्ट बिल ये लाए थे। एल्बर्ट बिल कब आया था? 1883 में आया था। ये जितना भी डेटा मैं बता रही हूँ उनको भी याद रखना है साथ में ही, भले यहाँ नहीं दे रखा है लेकिन जब क्वेश्चन बनता है। एल्बर्ट बिल कब आया था? 1883 में आया था। इसमें क्या किया गया था, इसमें जो भारतीय न्यायाधीश है ना, भारतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश हैं, उनको भी उतनी ही शक्तियाँ दी गई थी जितनी यूरोपीय न्यायाधीश को मिलती है। ठीक है, तो यूरोपीय न्यायाधीश को जितनी मिलती है उतनी इनको दी जा रही थी। इससे होता क्या, इससे भारतीयों के फेवर में चीज़ें होने लगती, इसीलिए एल्बर्ट बिल को बाद में अंग्रेजों ने विरोध किया था और वापस ले लिया गया था। 1883 में आया था, लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया था। अब हो जाती है राष्ट्रीय संगठन, ये कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई के, कहाँ होती है? मुंबई के गोकुलदास कॉलेज के हॉल में 72 प्रतिनिधियों के द्वारा होती है। मतलब इनका जो फर्स्ट वो हुआ था, सेशन हुआ था, इनमें कितने प्रतिनिधि शामिल थे? तो 72 प्रतिनिधि शामिल थे। अब इसको मैं स्टार्टिंग के जो 4 अधिवेशन है ना, वैसे तो बहुत सारे अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक है तो वहाँ पे जो भी जैसे लूसेंट होगी तो लूसेंट में आपको दिखेगा कि यहाँ साइड वाले कॉलम में जहाँ जहाँ दे रखा है कि वंदे मातरम कब गाया गया या फिर गांधी जी ने पहली बार कब अध्यक्षता की थी, तो इस तरीके से वो वाले अधिवेशन जरूर तैयार कर लीजिए। मैं यहाँ पे फर्स्ट 4 बता देती हूँ। तो कांग्रेस के 4 अधिवेशन में बता देती हूँ, जो स्टार्टिंग के 4 हैं, और साथ में अगर बीच बीच में जहाँ इंपॉर्टेंट लगेगा वो अधिवेशन बताते हुए चलूँगी। तो स्टार्टिंग के 4 इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्यों है मैं बताती हूँ। बकमई, इसकी ट्रिक है बकमई, यानी कि पहली हुई है मुंबई में, पहला अधिवेशन हुआ है मुंबई में। इसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, 1885 में। फिर 86 में साल में होना था, साल में एक बार होना था, लेकिन कभी कभी 2 बार भी हुए हैं, स्पेशल अधिवेशन भी हुए हैं। दूसरा हुआ है कलकत्ता में, कलकत्ता के टाइम पे दादा भाई नौरोजी थे अध्यक्ष। थर्ड है मद्रास में पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, और ई से हो गया इलाहाबाद में प्रथम अंग्रेज जो अध्यक्ष रहे थे जॉर्ज यूल अध्यक्ष रहे थे, इसीलिए चारों इंपॉर्टेंट। अब बिहार के प्रतिनिधि के बारे में कि कांग्रेस में बिहार के क्या प्रतिनिधित्व रहा था, तो कांग्रेस की स्थापना के समय कोई भी बिहार का प्रतिनिधि नहीं था उस टाइम, लेकिन बाद में 1886 में कुछ लोगों ने अपना योगदान दिया था, जैसे 2500 रुपये दे दिया था दरभंगा के महाराज ने, और हथुआ और डुमराव के महाराज ने सहयोग दिया था। यहाँ से याद क्या करना है, द्वितीय अधिवेशन में डेलीगेट के रूप में बिहार के शालिग्राम सिंह, विशेश्वर सिंह और उसके अलावा पुणेन्द्र नारायण सिन्हा, गजाधर प्रसाद, ये सब शामिल हुए थे। ठीक है, तो ये लोग जो शामिल हुए थे, ऐसे बन सकता है कि बिहार के कौन से व्यक्ति अधिवेशन में शामिल हुए थे या नहीं हुए थे, तो इन चारों के नाम आपको याद रखने हैं, शालिग्राम, विशेश्वर सिंह, पुणेन्द्र नारायण सिन्हा और गजाधर प्रसाद। ठीक है, लेकिन दूसरे अधिवेशन में, पहले में कोई भी शामिल नहीं हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? तो ये उनके महात्मा गांधी के गुरु माने जाते थे यहाँ पे, और इन्होंने कहा था कि पहले 1 साल आप घूम लो, उसके बाद फिर यहाँ पे आप एंट्री लेना, सत्याग्रह वगैरह करवाना। दादा भाई नौरोजी को इनको वृद्ध पुरुष कहा जाता था। WC बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष रहे थे, कांग्रेस के पहले सेशन के अध्यक्ष जो रहे थे WC बनर्जी रहे थे। एक पॉइंट ये आपको याद रखना है कि भारतीय शस्त्र अधिनियम कब आया था, तो 1878 में ही आया था। ठीक है, जब ये आया हुआ था ना वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, उसी के टाइम पे भारतीय शस्त्र अधिनियम आया था, और इसमें भारतीयों के पास कोई भी शस्त्र रखने पे मतलब कार्रवाई करनी थी, तो ये एक अधिनियम। अब यहाँ पे स्वराज की चाहत की बात बताई जा रही है कि यहाँ पे लाल बाल पाल, ये जो 3 फोटो आपको दिख रही है, फोटो में 3 व्यक्ति दिख रहे हैं, ये लाल बाल पाल, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से बिपिन चंद्र पाल बंगाल में थे, पंजाब में लाला लाजपत राय और महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक। इनका मानना था कि हम प्रार्थना और विनती क्यों करें, हम मतलब ये इनका जो लाल बाल पाल है ना, ये गरम दल से ताल्लुक़ रखते थे। तो जो अगर अभी आप देखेंगे 1907 में कांग्रेस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, 2 विचारधाराओं में बढ़ जाती है, एक नरम दल, एक गरम दल। तो नरम दल जिनको लिबरल्स और मॉडरेट्स बोला जाता था, गरम दल जिनको रेडिकल बोला जाता था। तो गरम दल का कहना था कि हम मास मूवमेंट करें,
आंदोलन वगैरह करें, जबकि नरम दल का कहना था कि हम इलेक्शन के थ्रू काउंसिल में एंट्री करें एंड देन हम अपना काम निकलवाएं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन बनेगा कि तिलक ने कौन सा नारा दिया था। तिलक ने दिया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा। ये किसने कहा था? ये तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इन्हीं की दो पत्रिकाएं केसरी और मराठा याद रखनी है। बंग भंग आंदोलन क्या होता है? लॉर्ड कर्जन आते हैं। लॉर्ड कर्जन ये क्या करते हैं? ये फूट डालने की कोशिश करते हैं। फूट डालो राज करो नीति इनकी रहती है, जिसमें ये बंगाल को डिवाइड कर देते हैं। बंगाल का विभाजन कब होता है? 1905 में होता है। इसमें ये जो बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड के प्रदेश उस टाइम बंगाल में आते थे। अब इसमें उन्होंने क्या किया, इधर वाला पार्ट जो वेस्ट वाला पार्ट है उसमें हिंदू की सत्ता ज़्यादा थी, और जबकि ईस्ट वाले पार्ट में वो बांग्लादेश वाले साइड में वहाँ पे मुसलमान ज़्यादा थे, तो इन्होंने फूट डलवा दी और इसका विरोध भी किया गया। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन एक और बनता है कि बंग जो इन्होंने बंगाल विभाजन की घोषणा कब की थी? तो घोषणा की है 20 जुलाई 1905 को, लेकिन लागू कब हुआ है? तो लागू हुआ है, यहाँ पे दे रखा है डेट, 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू हुआ है। और जिस दिन ये बंगाल विभाजन लागू होता है उसी दिन पूरे भारत में शोक दिवस मनाया गया था। ठीक है, पूरे भारत में शोक दिवस मनाया गया था और स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। वंदे मातरम के नारे लगते हैं। उसके अलावा स्वदेशी जो वस्तुएं हैं उनका उपयोग शुरू हो जाता है और सारी वस्तुओं का बहिष्कार होता है। सभी जो छात्र हैं वो स्कूल छोड़ देते हैं, वकील न्यायालय छोड़ देते हैं, मतलब बहिष्कार किया जाता है पूरी तरीके से। तो यहाँ पे ये स्वदेशी आंदोलन शुरू हो जाता है और इसमें महिला भी बढ़ चढ़ के भाग लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा ढाका में की जाती है इसकी स्थापना। 1909 में ये अलग निर्वाचन मंडल की मांग करते हैं और 1915 इंपॉर्टेंट है। 1915 में हिंदू महासभा स्थापना होती है। हिंदू महासभा की स्थापना कब होती है? 1915 में होती है। और ये दोनों ही जो संगठन थे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, ये दोनों ही अलग विचारधारा के थे। वो मुस्लिम को प्रतिनिधि बनाना चाहते थे या मुस्लिम के समर्थक थे, जबकि ये हिंदू के समर्थक रहे थे। अब आदिवादी क्रांतिकारी की बात करते हैं, खुदीराम बोस के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि खुदीराम बोस सबसे छोटी उम्र के व्यक्ति थे जिनको फांसी पे चढ़ा दिया गया था। खुदीराम बोस राष्ट्रीय आंदोलन में बम की राजनीति का प्रारंभ करने वाले प्रथम क्रांतिकारी थे। ठीक है, पहले क्रांतिकारी कौन रहे थे? खुदीराम बोस रहे थे। अब इन्होंने किया क्या था? इन्होंने उस टाइम पे तो खुदीराम बोस ने क्या किया था कि इन्होंने मुजफ्फरपुर के जिला न्यायाधीश, अब बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि उस टाइम पे ये जो खुदीराम बोस थे, इन्होंने किंग्सफोर्ड, मुजफ्फरपुर में ये पूरी घटना हुई थी और किंग्सफोर्ड की हत्या करना चाहते थे, लेकिन गलती से इन्होंने जो बम गिराया था वो कैनेडी की गाड़ी पे गिरा दिया था। कैनेडी की प्रिंगले कैनेडी की बग्घी पे बम गिरा दिया था। इनकी बेटी और पत्नी मर जाते हैं और इसी वजह से इनको फिर 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी जाती है। तो सबसे छोटी उम्र में फांसी दिए जाने वाले व्यक्ति कौन थे? खुदीराम बोस था। और बम वाली जो घटना है उनकी शुरुआत भी खुदीराम बोस ने की थी। अब इस घटना का उल्लेख करते हैं केसरी में तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक केसरी में ये चीज़ लिखते हैं कि 1897 में भी एक घटना हुई थी। ठीक है, उस घटना को वो उस समय प्लेग कमिश्नर जो रैंड थे उनको चापेकर बंधुओं ने मारा था। ठीक है, तो चापेकर बंधुओं ने जो कमिश्नर रैंड की हत्या कब की थी? वो 1897 में की थी। अब ये दोनों हत्या का उन्होंने कंपैरिजन किया था कि उन्होंने हत्या की थी, इन्होंने बम फेंका था। तो तिलक ने यहाँ पे क्या किया था कि जो प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या की थी कि उन्होंने चापेकर बंधुओं ने 1897 में, और जो 1908 में खुदीराम बोस के द्वारा हत्या की गई, इन दोनों का कंपैरिजन किया था। तो वो कंपैरिजन क्या था उतना डिटेल में पूछा ही नहीं जाता। अब पृथक निर्वाचन मंडल क्या होता है? जब जो कि मुस्लिम लीग मांग कर रहा था कि प्रथम निर्वाचन मंडल का मतलब होता है कि कोई खास धर्म या जाति के लोग का चुनाव उन्हीं जाति या धर्म के लोग करेंगे। इसको बोला गया पृथक निर्वाचन मंडल, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है। सांप्रदायिकता क्या होती है? सांप्रदायिकता का मतलब किसी संप्रदाय द्वारा अपने राजनैतिक स्वार्थों की प्राप्ति के लिए धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करना। जैसे मुस्लिम लीग अपनी धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करती है, तो इसको बोला जाता है सांप्रदायिकता। अब गांधी जी की एंट्री हो जाती है। तो गांधी जी की एंट्री कब होती है? 9 जनवरी 1915 को ये दक्षिण अफ्रीका से यहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ आते आते तो शुरू नहीं कर देंगे सत्याग्रह। 1 साल इनको गोपाल के गोखले कहते हैं, जो इनके गुरु होते हैं, वो कहते हैं कि पहले जाओ इंडिया को देखो। उसके बाद इनके जो सत्याग्रह हैं वो स्टार्ट होते हैं, इनको बुलाया जाता है। अच्छा, जब ये इस टाइम यहाँ आए थे ना, तो
होम रूल आंदोलन पहले से चल रहा था, तो इसके बारे में जान लेते हैं। ऐसे ना यहाँ कुछ दे नहीं रखा हुआ इस बुक में, लेकिन अगर नाम भी आया है इसका मतलब इससे क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हुए चल रही हूँ। मैंने ऑलरेडी इसको मतलब एकदम माइंड मैप के तरीके से तैयार कर लिया है कि होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तिलक और एनी बेसेंट। ठीक है, तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। एनी बेसेंट से आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि एनी बेसेंट कौन थी, पहली महिला अध्यक्ष रही थी कांग्रेस अधिवेशन की। कब ये अध्यक्ष रही थी ये आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बनता है। अब होम रूल आंदोलन कब चला है, 1916 के करीब चला है, 1916 में। अब ये तिलक ने कहाँ पे अपना वो किया था, होम रूल आंदोलन चलाया था, तो ये महाराष्ट्र और कर्नाटक वाली साइड पे थे, जबकि एनी बेसेंट जो थी वो मद्रास और तमिलनाडु वाली साइड पे थे। अब गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा था, चंपारण सत्याग्रह था। कब हुआ था, 1917 में हुआ था। अब यहाँ पे मैं आपको लाइन से बता देती हूँ कि क्योंकि कुछ 1917, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ है, 1918 में खेड़ा गुजरात में सत्याग्रह हुआ है, 1918 में जो हुआ है वो हुआ है कॉटन मिल वर्कर्स का सत्याग्रह, जो कि अहमदाबाद में हुआ था। तीनों, पहला चंपारण वाला, दूसरा खेड़ा गुजरात वाला, एंड थर्ड हो गया अहमदाबाद में, जो अहमदाबाद मिल वर्कर्स के सपोर्ट में उन्होंने किया था। सबसे पहले चंपारण की बात करते हैं तो चंपारण में उस समय 3 कठिया प्रणाली चल रही थी, मतलब 3/20 भाग पे नील की खेती होती थी, और जो अंग्रेज बगान मालिक होते थे वो उनसे ज़बरदस्ती नील की खेती करवा रहे थे। अब इसीलिए इनको बुलाता कौन है, क्वेश्चन बनता भी है कि चंपारण में गांधी जी को सत्याग्रह करने के लिए कौन बुलाते हैं, तो राजकुमार शुक्ल बुलाते हैं। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से चंपारण आने का आग्रह करते हैं। अब यहाँ पे कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन की बात आ जाती है, तो उसको भी क्लियर कर लेते हैं। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, 1916 में हुआ था। 1916 में उस समय अध्यक्ष कौन थे, मजूमदार जी थे। ठीक है, मजूमदार जी थे, तो पूरा नाम है अंबिका चरण मजूमदार जी। ठीक है, अब उस टाइम पे एक और क्वेश्चन बनता है कि 1916 में ही मुस्लिम लीग से समझौता भी होता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच होता है, 1916 में ही होता है। तो यहाँ पे इनको बुलाया गया था, फिर फाइनली ये जीत भी जाते हैं, तो ये पूरा प्रोसेस बताया गया, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन वैसे बनते नहीं है। और गांधी जी के सहयोग में यहाँ पे बिहार में कौन कौन सहयोग किया था, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, JB कृपलानी, बिहार के और स्थानीय नेता ने यहाँ पे गांधी जी घूमे थे पूरे बिहार में, और उसके बाद उनकी समस्याओं का पता लगाया था। यहाँ पे फाइनली बगान मालिक मान गए थे कि 25% रकम वापस करने पे वो सहमत हो गए थे, और गांधी जी ने सोचा कि अरे चलो इतना ही बहुत है, अगर इतना मान गए हैं वो तो। दूसरा खेड़ा गुजरात में होता है, जो कि यहाँ बताया नहीं गया है, लेकिन बता देती हूँ, 1917 में खेड़ा गुजरात में होता है, जब वहाँ पे फसल खराब हो जाती है और प्लेग महामारी के चलते वो अपना जो वो टैक्स होता है, कर होता है, वो माफ़ी के लिए करते हैं, और उनको माफ़ भी कर दिया जाता है। जबकि 1918 में अहमदाबाद में जो होता है, ये अंग्रेजों के खिलाफ ना होकर के जो मिल ओनर हैं, कॉटन मिल, सूती वस्त्र के मिल मालिक हैं, उनके खिलाफ हुआ था। इनकी वेतन वृद्धि की मांग के लिए कर रहे थे, जो वहाँ के वर्कर हैं वो वेतन वृद्धि की मांग के लिए कर रहे थे। जैसे ही गांधी जी आते हैं और गांधी जी यहाँ पे हड़ताल पे बैठ जाते हैं, तुरंत मिल मालिक इनकी वेतन में वृद्धि कर देते हैं। तो 1918 में ये हुआ था। अब रोलेक्ट एक्ट आ जाता है, तो रोलेक्ट एक्ट कब आता है, रोलेक्ट एक्ट 1919 मार्च में आता है। ठीक है, 1919 मार्च में आता है। ये जो रोलेक्ट एक्ट है ना, ये इसको काला कानून भी कहते थे। ठीक है, बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून भी कहा जाता है। रोलेक्ट एक्ट आने के बाद गांधी जी क्या करते हैं, 6 अप्रैल 1919, मतलब मार्च में आता है, और 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय अपमान दिवस इसी के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को मनाया जाता है। अब इसी क्रम में पंजाब के 2 नेता जो हैं, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इनको जब गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो इनको छुड़ाने के लिए, इनके विरोध के लिए एक बैठक होनी थी, एक सभा होनी थी। वो कहाँ होनी थी, बैसाखी वाले दिन पे जलियांवाला बाग में होनी थी, 13 अप्रैल को। उस दिन वैसाखी मेला भी लगा था। अब यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट बताती हूँ, जो कि NCERT का है। जैसे 10 अप्रैल को एक घटना भी हो जाती है। 10 अप्रैल को ये गिरफ्तार होते हैं, सैफुद्दीन किचलू, सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 10 अप्रैल को वो जो अमृतसर में बाजार लगा होता है, वहाँ पे एक बहस टाइप में होती है, वो फायरिंग कर देते हैं ये लोग। अमृतसर की जो पुलिस है वो फायरिंग कर देती है। पुलिस का मतलब अंग्रेज पुलिस। अब फायरिंग कर देती है, तो फिर वहाँ पे मार्शल लॉ लग जाता है। अब मार्शल लॉ जब लग जाता है, तो वहाँ पे कमांड दे दी जाती है जनरल डायर को। अब जनरल डायर को जब कमांड दी जाती है, तो ये चीज़ अमृतसर में बात हो रही है। आसपास के गांव वालों को इतना, या जो घूमने आएंगे जलियांवाला बाग में मेला लगा था, बैसाखी मेला, उनको नहीं पता था। इसलिए यहाँ 13 अप्रैल को जो जलियांवाला बाग में मेला लगा था, बैसाखी मेला, उसमें
तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। इसमें जो आसपास के लोग मेले को घूमने आए थे वो भी मारे जाते हैं, और जो इनके विरोध में रहे थे, ब्रिटिश के विरोध में सभा करने आए थे, वो भी मारे जाते हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना ऐसा कहा जाता है कि जलियांवाला बाग तीनों तरफ से ऐसे तीनों तरफ से घिरा हुआ है, बस एक गेट है जो कि गली में खुलता था। तो जनरल डायर क्या करते हैं, उस गेट को लॉक कराते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करवा देते हैं। खिलाफत आंदोलन कब शुरू होता है? तो खिलाफत आंदोलन शुरू होता है 1919 में। तो खिलाफत आंदोलन कब शुरू होता है? 1919 में शुरू होता है। ये क्यों शुरू होता है खिलाफत आंदोलन? होता क्या है कि जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म होता है 1918 में, तो तुर्की की हार होती है। अब तुर्की की हार के साथ उनका जो खलीफा का पद है वो हटाने की बात कर देते हैं ब्रिटिशर्स। ये यहाँ पे र्यूमर फैल जाता है कि ब्रिटिशर्स अब जो उनके खलीफा हैं, देखिए मुस्लिम के जो स्पिरिचुअल लीडर माने जाते हैं, जो आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं, उनको खलीफा कहा जाता था। अब खलीफा कहाँ थे? तुर्की में थे। तो जब यहाँ पे खबर मिलती है कि अरे प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की हार गया है और खलीफा के ऊपर हार्श ट्रीटी, कठोर संधि लगाई जा रही है, तब यहाँ पे जो मुस्लिम हैं वो भड़क जाते हैं। अब यहाँ पे दो मुस्लिम हैं, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, इनके नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किनके नेतृत्व में होती है? मोहम्मद अली, शौकत अली के नेतृत्व में होती है। कब होती है? 1919 में होती है। फिर बाद में ये एक गांधी जी को एक अच्छा मौका दिखता है कि इन्हीं खिलाफत आंदोलन के सपोर्ट में ये असहयोग आंदोलन को शुरू करें, ताकि क्या हो, हिंदू मुस्लिम को एक ही छतरी के नीचे लाया जा सके। ठीक है, अब यहाँ पे असहयोग आंदोलन की शुरुआत की बात शुरू हो जाती है। खलीफा किसको बोलते हैं? मैंने बताया, मुसलमानों के जो धार्मिक और राजनीतिक रूप से जो प्रधान होते हैं, स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल लीडर होते हैं, उनको खलीफा कहा जाता था। तो अब असहयोग आंदोलन के बारे में मैं कुछ पॉइंट बता देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे 2 अधिवेशन याद रखने हैं। सितंबर का 1920 अधिवेशन, और इस साल 2 हुए थे। ठीक है, एक हुआ था दिसंबर का 1920 अधिवेशन। ठीक है, सितंबर वाले का जो अधिवेशन हुआ है वो कहाँ हुआ था? वो कलकत्ता में हुआ था, और जबकि दिसंबर वाला जो हुआ है वो नागपुर में हुआ था। तो सितंबर वाले में इन्होंने, ये एक्चुअली एनसीईआरटी का डेटा है, सितंबर वाले में इन्होंने कांग्रेस को इंट्रोड्यूस कराया था कि हम असहयोग आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं, जबकि जो दिसंबर वाला हुआ था, जो नागपुर अधिवेशन, इसमें इन्होंने पुष्टि कर दी थी कि हम फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि अडॉप्ट कर लिया गया था असहयोग आंदोलन को। तो असहयोग आंदोलन पूरी तरीके से शुरू कब हुआ है? दिसंबर 1920 में शुरू हुआ है, या 1920 अगर ऑप्शन आता है तो वो आप टिक करेंगे। अब इसी में असहयोग आंदोलन में क्या हुआ था कि क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, तो इन्होंने अपनी उपाधियाँ छोड़ी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर को कौन सी उपाधि दी थी अंग्रेजों ने? नाइटहुड की उपाधि दी थी, नाइट लिखा हुआ है, नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, जबकि महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी। तो केसरे हिंद उपाधि किसको मिली थी? महात्मा गांधी को मिली थी, अंग्रेजों के द्वारा इन्होंने वो त्याग दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि असहयोग आंदोलन में क्या होना था कि फॉरेन गुड्स का, जो विदेशी माल है उनका सामान का इस्तेमाल नहीं करना, खादी का इस्तेमाल करना, और उसके अलावा स्कूल को छोड़ देना, जो ब्रिटिशर्स स्कूल हैं, ब्रिटिशर्स न्यायालय हैं, उनको छोड़ देना। इसी बीच में क्या होता है कि मोतीलाल नेहरू और सीआर दास, राजगोपालचारी, आसफ अली, ये वकीलों ने वकालत छोड़ दी, स्कूल छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे ना पूरी तरीके से असहयोग आंदोलन चला नहीं था। इसका रीज़न ये था क्योंकि कोई अल्टरनेटिव स्कूल या कोर्ट वगैरह थे नहीं, कितने दिन तक कोई घर में बैठेगा। दूसरी बात, ये खादी बहुत महंगा था, तो लोग, जो गरीब लोग हैं, वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए थोड़ा थोड़ा ये धीमा पड़ने लगा। अब बिहार के पर्सपेक्टिव से, बिहार के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मजहरुल हक ने राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियों को संचालित करने के लिए बिहार में बिहार विद्यापीठ और सदाकत आश्रम को स्थापित किया। ठीक है, यही असहयोग आंदोलन के दौरान। उसके अलावा इन्होंने क्या किया था? द मदरलैंड नामक अखबार जो सदाकत आश्रम से निकाला था। तो द मदरलैंड अखबार किन्होंने निकाला था? मजहरुल हक ने निकाला था। और उसके अलावा सदाकत आश्रम और बिहार विद्यापीठ की स्थापना भी इन्होंने की थी। अब यहाँ पे होता क्या है कि पटना में 22 दिसंबर 1921 को ब्रिटिश के प्रिंस यहाँ आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ हड़ताल हो जाती है। और फाइनली असहयोग आंदोलन ख़त्म कब होता है? तो 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी या कहीं कहीं 4 भी लिखा होता है, यहाँ पे चौरा चौरी कांड हो जाता है यूपी के गोरखपुर में। यूपी के गोरखपुर में चौरा चौरी कांड हो जाता है, जिसमें लोगों ने 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया होता है पुलिस चौकी में। इसी घटना से फिर गांधी जी क्या करते हैं? असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं और इसको 6 फरवरी 1922 को आंदोलन को समाप्ति की घोषणा कर देते हैं। तो ये हो जाती है असहयोग आंदोलन वाला पूरा टॉपिक क्लियर। अब हम जानते हैं झंडा सत्याग्रह कब हुआ था। तो झंडा सत्याग्रह 1923 डेट आपको याद रखनी है। इसका प्रारंभ 13 अप्रैल 1923 को हुआ था। इसमें ये इसकी शुरुआत जो सत्याग्रह की होनी थी वो क्या, नागपुर से होनी थी। अंग्रेजी प्रशासन ने क्या किया था? झंडा लेकर चलने से रोक लगा दिया था। ठीक है,
तो ये सत्याग्रह शुरू किया गया था नागपुर में। उसके बाद भी कई लोगों ने, जैसे जमनालाल बजाज कमेटी ने 1 मई 1923 को झंडा सत्याग्रह करने के लिए निश्चय किया। फिर बाद में फिर होता, मतलब रोका गया, फिर किया। और ये कितने दिन तक चला था सत्याग्रह? 109 दिन तक चला था। 1560 सत्याग्रहियों को सजाएं हुई थी इसमें, ठीक है। तो 109 दिन तक चला था, याद रखना। 1923 में हुआ था झंडा सत्याग्रह। जमना बजाज कमेटी का नाम इनसे संबंधित है। अब इसी नागपुर झंडा सत्याग्रह में एक व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है। राजेंद्र प्रसाद भी गए थे इसमें जेल, और उसके अलावा बिहार के और लोग भी थे, लेकिन इनमें प्रमुख जो याद रखना है वो हरदेव नारायण सिंह का नाम याद रखना है। हरदेव नारायण सिंह को भी जेल होती है और जेल में इनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब इनके साथी कहते हैं कि तुम माफ़ी मांग लो, छूट जाओगे, लेकिन ये माफ़ी नहीं मांगते हैं और इनकी वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। फिर इनके जो पिता हैं चंद्रिका सिंह, जीवन पर्यंत तिरंगा अपने कंधे पर ढोते रहते हैं। तो ये चीज़ एक मतलब एक घटना हुई थी। हरदेव नारायण सिंह का संबंध किससे था? तो झंडा सत्याग्रह से था। उसके अलावा और लोग भी गए थे यहाँ पे बिहार के, जैसे कि हरदेव नारायण सिंह थे, उसके अलावा अवध बिहारी सिंह, व्यास सिंह और हरदेव सिंह, ये सारे लोग भी नागपुर पहुंचे थे नागपुर सत्याग्रह में। 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है गया में। तो जो बिहार में जितने भी अधिवेशन हुए हैं उनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो बिहार में कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है गया में, उसमें उसके अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास जी थे। उसके बाद होता क्या है कि कांग्रेस में 2 चीज़ों में, जैसे मैंने बताया नरम दल और गरम दल, तो इनमें से जो नरम दल था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इनका कहना था कि हम चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। इसी क्रम में ये क्या करते हैं, ये एक पार्टी की स्थापना करते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। तो स्वराज दल का गठन कब किया इन्होंने? 1923 में किया। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। पटना में इनकी आरंभिक बैठक होती है, लेकिन पूरा सपोर्ट इनको मिलता नहीं है, इसीलिए स्वराज दल असफल रहता है। अब यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनेंगे और मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताऊंगी क्योंकि क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है, ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब होती है? 1925 में होती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की स्थापना कब होती है? तो इनकी भी स्थापना 1925 में होती है। किसके द्वारा? डॉक्टर हेडगेवार के द्वारा होती है। सो अब यहाँ पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925, RSS की स्थापना 1925। उसके अलावा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, इससे पहले एक और पार्टी बनी थी HRA, ये है HSRA और वो है HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो यहाँ पे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, इससे पहले एक और संस्था का नाम याद रखना है HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इनकी स्थापना कब होती है? 1925 में होती है, 1924 में होती है। सचिन सान्याल के द्वारा कानपुर में की जाती है। इन्हीं के जो इस एसोसिएशन के जो सदस्य थे उन्होंने ही काकोरी कांड, जो काकोरी एक्शन जिसको बोला जाता है अब, तो उसमें पार्टिसिपेट किया था और रेल, जो अंग्रेजों के द्वारा जा रही रेल को लूटा था। अब ये कब होता है? काकोरी कांड कब होता है? काकोरी एक्शन कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी एक्शन होता है, जिसमें से प्रमुख कौन रहते हैं? राम प्रसाद बिस्मिल, रोशनदार, अशफाकुल्ला और राजेंद्र लाहौरी रहते हैं। इसमें इन लोगों को 1927 में, जिसे जो ये राम प्रसाद बिस्मिल है ना, इनको 1927 में फांसी की सज़ा, इन चारों को फांसी की सज़ा दे दी जाती है क्योंकि काकोरी कांड के बाद। फिर 1928 में क्या होता है? 1928 में भगत सिंह के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना होती है। अब ये उग्र राष्ट्रवादी संगठन होते हैं, मतलब इनका ये होता है कि बॉम्ब फेंकना है और मारना है, हत्या करना है, ऐसे करके। तो यहाँ पे क्या घटनाएं होती हैं उनकी हम बात करते हैं सबसे पहले। तो 1928 में जब इसका गठन होता है तो 1928 में स्कॉट, ये भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये क्या करते हैं? स्कॉट के धोखे में सैंडर्स को मार देते हैं, सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। अब जब सैंडर्स की हत्या कर देते हैं 1928 में, तो ये लाहौर में होता है पूरा कार्यक्रम। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, तो इनको फांसी की सज़ा मिलेगी। अब इसी के बाद, अभी फांसी तो 1931 में मिलती है ना, 1928 में ये काम होता है। और फिर उसके बाद 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त क्या करते हैं? केंद्रीय विधानसभा में बम फेंक देते हैं। वहाँ किसी को कोई हानि नहीं होती, जस्ट वहाँ पे एक नारा बोलते हैं इंकलाब जिंदाबाद और बम फेंक देते हैं। तो 1928 में क्या हुआ? सैंडर्स की हत्या की। 1929 में इन्होंने केंद्रीय विधानसभा पे बम फेंका था। फिर इनको फांसी की सज़ा दे दी जाती है 1931 में। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर में फांसी की सज़ा दे दी जाती है, जबकि फरवरी 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद को इलाहाबाद में मार दिया जाता है अल्फ्रेड पार्क में। तो ये पूरी घटना रही। इसको आप चाहें तो एक बार रिवर्स करके फिर से सुन सकते हैं जो कि मैंने बताया, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जनरली बनते हैं।
अब इसके बाद हम अगली बात जो यहाँ दे रखी है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी, तो कौन से अधिवेशन में की गई थी, पहली बात तो ये क्वेश्चन आता है। तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में की गई थी पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष कौन रहे थे, जवाहरलाल नेहरू जी रहे थे 1929 में। 1929 दिसंबर में ये अधिवेशन होता है, तो अगले साल क्या पड़ेगा, जनवरी पड़ेगा। 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के तट पर सभी लोग शपथ लेते हैं और पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो इसीलिए जो हमारी आज़ादी से पहले एक स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था वो हर बार 26 जनवरी को मनाया जाता था, और हम आज़ाद एक्चुअली कब हुए हैं, 15 अगस्त को आज़ाद हुए हैं। तो अब 2 स्वतंत्रता दिवस तो हो नहीं सकते थे, इसीलिए 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू किया गया था। ये एक रीज़न रहा था। तो ये मैं कुछ ज़्यादा ही डिटेल बता देती हूँ, लेकिन कोई नहीं, इम्पॉर्टेंट रहता है ये तो। और एक और बात, ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है ना, इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में इसकी स्थापना की गई थी। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में, ये देखिए बॉम्ब वाली जो घटना बताई है यहाँ वही बताया गया है। सैंडर्स की हत्या कर दिए थे, जिसको लाहौर षड्यंत्र बोला गया था। उसके अलावा इन्होंने बम भी फेंका था। तो बहुत बारीक सा लिखा हुआ है, लेकिन आपको याद रखना है ये चीज़। अब यहाँ पे बैकुंठ शुक्ल का नाम याद रखना है। बैकुंठ शुक्ल बिहार के ही थे। इन्होंने क्या किया था, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के लोग जो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन सबको जब फांसी की सज़ा हुई थी, तो जो एक व्यक्ति थे फणींद्र नाथ घोष, ठीक है, फणींद्र नाथ घोष, ये थे इंडियन, लेकिन जिन्होंने क्या किया था, इन्होंने गवाही दी थी हमारे ही अपने ही लोगों के खिलाफ, ठीक है, अंग्रेज़ों के फेवर में रहे थे। इन्होंने मारा था। बैकुंठ शुक्ल ने अब बदला लिया था फणींद्र नाथ घोष से, क्योंकि इन्होंने गवाही दे दी थी, ठीक है। तो ये बैकुंठ शुक्ल का नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, बिहार, क्योंकि ये बिहार के थे और इन्होंने ये किया था। उसके बाद बैकुंठ शुक्ल को बाद में फांसी भी दे दी जाती है गया जेल में। 1934 में इनको फांसी दे दी जाती है। 1933 में पकड़ लिया जाए। अब दांडी मार्च की बात करते हैं, तो दांडी मार्च कब से स्टार्ट होती है, तो गांधी जी के द्वारा इसकी शुरुआत 12 मार्च को होती है। दांडी नमक कानून तोड़ने के लिए, नमक कानून के विरोध में। इसके ऊपर मैंने एक स्टोरी भी बताई थी, एक लेटर दिखाया था, जिसमें ये इरविन को एक लेटर लिखते हैं, अपनी 11 डिमांड लिखते हैं, 11 मांगे लिखते हैं। कहते हैं कि अगर आप 11 मार्च तक हमारी बात नहीं मानते हो तो हम क्या करेंगे, हम नमक कानून को तोड़ेंगे और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर देंगे। और ये वही उसी क्रम में ये आगे करते हैं कि 12 मार्च को ये नमक कानून तोड़ने की शुरुआत, जो दांडी मार्च होता है, इसकी शुरुआत होती है साबरमती आश्रम से शुरुआत होती है। और कहाँ पे रुकते हैं, दांडी पहुँच करके नमक कानून को तोड़ते हैं। कितने फॉलोवर्स के साथ, तो एनसीईआरटी के डेटा के अनुसार 78 फॉलोवर्स होना चाहिए था। 78 फॉलोवर्स के साथ ये वहाँ पे पहुँचते हैं और नमक कानून को तोड़ते हैं। कितने मील चलते हैं, 240 मील चलते हैं। तो टोटल 24 दिन में ये 240 मील चल करके 6 अप्रैल को वहाँ पहुँचते हैं। दांडी पहुँच करके नमक कानून को तोड़ते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। अब यहाँ से अगला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि 1935 में क्या हुआ था। तो 1935 में जब ये देखा गया कि सरकार ने कार्रवाई करते हुए कई सारे, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन में बहुत जेल गए थे, बहुत ज़्यादा लोगों को इन्होंने जेल में डाल दिया था। उसी बीच 1935 के करीब ऐसा होता है। और एक और बात भी बता ही देती हूँ, यहाँ पर सब थोड़ा सा छूटा हुआ है, लेकिन 1931 में एक समझौता होता है, गांधी इरविन समझौता, ठीक है। गांधी इरविन समझौता कब होता है, तो ये मार्च 1931 को होता है, जिसमें ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को टालने की बात भी करते हैं। और उसके अलावा भी और चीज़ें होती हैं, जैसे गोलमेज सम्मेलन जो होते हैं, गोलमेज सम्मेलन 3 होते हैं, लंदन में होते हैं गोलमेज सम्मेलन, जिसमें से 1930, 31 और 32, ठीक है, 1932, जिसमें से जो दूसरा सम्मेलन होता है उसी में ही सिर्फ कांग्रेस पार्ट लेती है और किसी में नहीं लेती। तो सेकंड में गांधी जी पहुंचते हैं और वहाँ पे जब जाते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि दलित की तरफ से सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हो जाती है, मतलब अलग से निर्वाचन मंडल की बात हो जाती है, जिसपे गांधी जी नाराज़ हो जाते हैं और पूना में क्या कर देते हैं, अनशन पे बैठ जाते हैं, जो कि मैंने बताया भी था आई थिंक प्रीवियस वीडियो में। 1932 में भी पूना समझौता होता है अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में, जिसके तहत दलितों को कुछ सीटें रिजर्व कर दी जाती है, ना कि पृथक निर्वाचन मंडल दिया जाता है, ठीक है। तो ये काम हो जाता है। अब आती है बात 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिससे बहुत सारी चीज़ें आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई हैं। 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता अधिनियम आ जाता है। प्रांतीय स्वायत्तता अधिनियम क्या होता है, इसमें ये कहा जाता है कि संघ के अंदर रहते हुए अपने राज्य क्षेत्र में जनहित में स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार, मतलब जो प्रांत है, प्रोविंस है, उसमें आपकी स्वतंत्र पावर हो जाएगी अगर आप वहाँ से जीतते हो तो इसी प्रावधान के तहत उस समय 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में कांग्रेस अपनी सरकार बना लेती है। उस टाइम के चुनाव में, चुनाव कब होता है, 1937 में होता है। तो ये बात हो जाती है। अब यहाँ पे जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है
जाए छिड़ जाने के कारण कांग्रेस ने युद्ध के बाद भारत को आज़ाद करने की बात रखी। अब भारत को जो अंग्रेजी सरकार इस चीज़ को मानती नहीं है, तो जब मानती नहीं है तो ये जो कांग्रेस सरकार है, भारत सरकार जो बनी थी उस टाइम पे प्रांत में, वो अपने त्यागपत्र दे देते हैं। अब इस त्यागपत्र को मतलब ये 1939 में दे देते हैं, 22 दिसंबर 1939 को। इसको मालूम है मुस्लिम लीग क्या मनाते थे? मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था मुस्लिम लीग ने। मतलब मुस्लिम लीग ने 1939 में जब कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया तो उसको मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था। अब भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं, तो यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन में कौन कौन से नारे लगे थे? करो या मरो का नारा। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भारत छोड़ो, करो या मरो। और इसकी शुरुआत कब हुई है? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो 8 अगस्त को इसकी शुरुआत की गई थी बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से। बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत होते ही गांधी जी को और कई सारे नेताओं को जेल में कैद कर दिया जाता है। लेकिन ये क्योंकि अब फाइनली बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है माहौल और इनको अब चाहिए होती है आज़ादी, ठीक है, इसीलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहाँ बताया भी गया है कि अंग्रेजों के द्वारा करीब 90,000 लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता है। नेक्स्ट, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो बिहार में 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित होने के अगले दिन पटना के जिलाधिकारी आर्चर ने राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर 11 अगस्त को विद्यार्थियों के जुलूस ने विधानमंडल के भवन पर झंडा फहराने का काम करते हैं और जिसमें 6 छात्रों को मार दिया जाता है। फायरिंग में 6 छात्र मारे जाते हैं। उमाकांत सिन्हा, रमाकांत सिंह, सतीश प्रशांत झा, देवीपद चौधरी, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, जगपति कुमार, ये मारे जाते हैं। और इसके बाद जब हम लोगों का देश आज़ाद हो जाता है और प्रथम हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बनते हैं तो एक शहीद स्मारक का भी निर्माण कराते हैं बिहार में, इन्हीं 6 की याद में। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आज़ाद हिंद फौज, इससे पहले मैं 2-3 पॉइंट आपको और क्लियर कर देती हूँ। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन करता है? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। अब 1942 और 1943 में 1942-43 में 1942 में क्रिप्स मिशन भी यहाँ आए हुए थे। तो क्रिप्स मिशन यहाँ कब आए हैं? 1942 में आए थे। और 1942-43 में भारत छोड़ो आंदोलन शिथिल हुआ। जब थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है तब भारत की सीमाओं के बाहर जय हिंद और दिल्ली चलो की आवाज़ गूंजती है। ये जो जय हिंद और दिल्ली चलो है, ये नारा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा आज़ाद हिंद जो सरकार थी, आज़ाद हिंद फौज सरकार थी, उनके द्वारा दिया गया था। अब यहाँ पे ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं? 1941 में अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुँचते हैं। जर्मनी से फिर जापान गए होते हैं। 1943 में आज़ाद हिंद फौज को फिर से संगठित करते हैं। फिर से क्यों लिखा है? क्योंकि इससे पहले ही आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हो चुकी होती है। 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस, ये जो आज़ाद हिंद फौज है ना, ये कैप्टन मोहन सिंह की दिमागी उपज बोला जाता है और इसकी स्थापना का श्रेय जाता है ये रास बिहारी बोस को, ठीक है। उसके बाद ये सुभाष चंद्र बोस जो फिर से पहुंचते हैं तो इसके आज़ाद हिंद फौज का गठन करते हैं और बाद में आगे क्या होता है? आज़ाद हिंद सरकार का गठन, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कर देते हैं। जो पहली सरकार बनी थी वो देश के बाहर बनाई गई थी, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा बनाई गई थी 1943 में। अब वहाँ से ये इम्फाल वाले क्योंकि इनकी जो फौज होती है ये धीरे धीरे अपना कब्जा करने लगती है। कब्जा का मतलब भारतीयों के क्षेत्र में अपने ही देश में कब्जा करना पड़ रहा था इनको, तो इम्फाल तक ये आ जाती है और अपना जो जब आज़ाद कराने लगती है। इसी में हो जाता है हिरोशिमा और नागासाकी अटैक जब जापान पे हो जाता है तो उसके बाद इनको वहाँ से आत्मसमर्पण करके निकलना पड़ता है। और इसके बाद जब ये इंडिया में आते हैं ना तो उसी आज़ाद हिंद फौज के 3 अफसर जो थे शाहनवाज, ढिल्लन और सहगल पर मुकदमा होता है। इस मुकदमे को क्या बोला जाता है? तो लाल किला मुकदमा कहा जाता है, ठीक है, लाल किला मुकदमा कहा जाता है। ये मुकदमे में जो इधर से इंडियन की तरफ से जो सपोर्ट में रहे थे वो कौन कौन से बड़े बड़े बैरिस्टर जैसे भूलाभाई देसाई, काटजू, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू शामिल थे और निःशुल्क मुकदमा लड़ा था। इन्होंने कोई भी पैसा नहीं लिया था मुकदमा लड़ने के लिए। इनको जो ये लोग थे ना, अफसर थे जो आज़ाद हिंद सरकार के फौज के जो अफसर थे, इनके ऊपर जो मौत की सज़ा दी जाती है, लेकिन फिर फाइनली उनको न्यायाधीश को अपनी सज़ा को वापस लेना पड़ता है और इनको आज़ाद रिहा कर दिया।
अब स्वतंत्रता के लिए विभाजन, यहाँ पे फाइनली हम लोग आज़ाद होने के क्रम में आते हैं। तो यहाँ पे फिर से ये कोशिश करते हैं अंग्रेज, फूट डालो और राज करो नीति, क्योंकि पहले ही आग भड़का चुके थे। तो मुस्लिम लीग अपनी स्वतंत्र राष्ट्र की मांग करने लगा था। अब स्वतंत्र राष्ट्र की मांग इन्होंने कब की थी? सबसे पहले तो 1940 में की थी। 1940 में मुस्लिम बहुल पश्चिमोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग की गई थी। 1930 के दशक में ही 2 राष्ट्रों का सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया था। लीग ने 1930 से ही मान के चल रहे थे, लेकिन जो मांग की है 1940 में की थी। 1946 के प्रांतीय चुनाव में पृथक निर्वाचन क्षेत्र में लीग की बेजोड़ सफलता हुई थी। 1946 में जो चुनाव हुआ था उसमें मुस्लिम लीग का जो प्रथम निर्वाचन मंडल था उसके द्वारा पूरा चुनाव हुआ था और सफल भी हुए थे वो। उसके बाद 1946 में यहाँ पे आ जाते हैं कैबिनेट मिशन। 1946 में कैबिनेट मिशन आते हैं। कैबिनेट मिशन में कौन कौन होते हैं? क्रिप्स होते हैं, लॉरेंस होते हैं, अलेक्जेंडर होते हैं। क्लिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर होते हैं। लॉरेंस इस कैबिनेट मिशन का नेतृत्व कर रहे होते हैं। ये आते हैं यहाँ पे संविधान बनाने की, संविधान कैसे बनेगा, संविधान सभा की स्थापना कैसे होगी, इन सारी चीज़ों पे बातचीत करने के लिए आते हैं। तो मुस्लिम लीग क्या करती है? मुस्लिम लीग 16 अगस्त 1946 को 1946 को पाकिस्तान की मांग के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने की बात कहते हैं। ये कब करते हैं? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया जाता है 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है। अब यहाँ पे कैबिनेट मिशन की असफलता के बाद ये जब भारत का विभाजन की बात बन चुकी होती है कि भारत का विभाजित होगा भारत और पाकिस्तान में, तो इसी क्रम में अब यहाँ पे माउंटबेटन आ जाते हैं। तो माउंटबेटन क्या करते हैं? 3 जून 1947 को भारत विभाजन की घोषणा कर दी जाती है। तो भारत विभाजन की घोषणा कब की जाती है? 3 जून 1947 को 1947 को भारत विभाजित की घोषणा कर दी जाती है। और फिर इसी क्रम में क्या होता है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत भारत और पाकिस्तान को विभाजित कर दिया जाता है, जिसमें पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र कर दिया जाता है। तो ये पूरी रही स्वतंत्रता तक की कहानी। और अब यहाँ पे चैप्टर तो खत्म हो जाता है, कुछ क्वेश्चन आंसर भी हैं उनको भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको उसको कई बार रिवाइज करना है। और साथ में मैं ना एक शॉर्ट वीडियोस लेकर के आऊँगी जो कि इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड होंगी, जिससे मोस्टली क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रख करके ही काम किया जाएगा आगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की नहीं, कब नहीं हुई थी, कब तो हुई 28 दिसंबर 1985 को, लेकिन किन तत्वों ने महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई थी? तो शुरुआती राजनीतिक संगठन थे, इन्होंने कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई थी, जबकि एक राष्ट्रीय संस्था की गठन की ज़रूरत थी कि एक नेशनल लेवल पर एक संस्था की ज़रूरत थी। अंग्रेजों की शोषणकारी नीति ने, ये तो था ही ऑब्वियसली, अंग्रेजों का स्वच्छ प्रशासन में A.O. ह्यूम को आप याद रख सकते हो, तो इन्होंने मतलब योगदान दिया था। राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। तो राष्ट्रीयता की भावना का विकास कैसे हुआ है? उपरोक्त दोनों कारणों के कारण, प्रशासनिक न्यायिक एकरूपता के कारण और संचार साधनों के विकास के कारण, कि मतलब रिसोर्सेज भी बढ़े हैं, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव जो एकरूपता रही है उसके साथ ही ये काम हो पाया है। ICS की परीक्षा में उम्र 21 से कितने वर्ष कर दी गई थी? 19 वर्ष कर दी गई थी। समाचार पत्रों ने किन किन विचारों को लोकप्रिय बनाया था? तो प्रतिनिधात्मक और स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक विचारों को, व्यवस्था यानी का और खा दोनों हो जाएगा, दोनों को इसमें योगदान दिया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878 में आया था। और भारतीय शस्त्र कानून भी 1878 में ही आया है। इसमें क्या किया गया था? भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बंग आंदोलन कब हुआ है? 1905 में हुआ है। 1905 में कब हुआ था? अक्टूबर 1905 में ये लागू हुआ है, जबकि 20 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा की गई थी। इसमें उस दिन शोक दिवस मनाया गया था, लोगों ने उपवास रखा था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था। तो उपयोग सभी आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो प्रथम सत्याग्रह चंपारण में हुआ था 1917 में। रॉयल क्लैट के विरोध में सभा कहाँ हो रही थी? जलियांवाला बाग में हो रही थी। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल जी गिरफ्तार हो गए थे उसी क्रम में। केसरे हिंद की उपाधि किसको दी गई थी? किसने त्याग कर दी थी? महात्मा गांधी ने, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दे दी थी। करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। बस यहाँ पे होता है चैप्टर खत्म। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट कर दीजिएगा, और कई बार इसको सुनिए क्योंकि बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बिहार शिक्षक भर्ती में एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे, और काफ़ी डिटेल वाले जो क्वेश्चन होंगे, मतलब कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ मैं अलग से वीडियोज़ लेकर के आऊँगी, तो वहाँ से आपका और रिवाइज हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है।